नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषि है और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा अपने कुछ एक्सपीरियंस को मैं शेयर करना चाहूँगा कि ये जो वर्कशॉप मैंने अभी पीछे रखी थी और कुछ लोग मेरे पास आए थे सीखने के लिए, तो मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा और कौन कौन कहाँ कहाँ से आया था क्या क्या सीखने के लिए। तो मेरी कोशिश ये रहेगी उसके बारे में कुछ आपको बताने की कोशिश करूँ। मैं एक फुल टाइम ट्रेडर हूँ, आप लोग सारे जानते ही हैं। पीछे एक वर्कशॉप मैंने 3 दिन की अपने ऑफिस में रखी थी और डिटेल वगैरह मैं अपने यूट्यूब वीडियो में डालता था। तो कई फोन आए थे मेरे पास, जिनमें से कम मैंने पहले भी किसी वीडियो में बताया है कि 5-6 बंदों को मैंने मना करा था। तो एक अपना मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे पास ऐसे ऐसे फोन आए ना जिनको मैंने मना करा था। एक बंदे का फोन आया था कि उसके पास 1 करोड़ की कैपिटल थी और उसने 1 करोड़ की कैपिटल का नुकसान कर दिया और उसके बाद उसके पास बचे 5 लाख रुपए। और 5 लाख रुपए लेके वो मेरे पास आना आना चाहता था सीखने के लिए। और 5 लाख से अगले की उम्मीद ये थी कि वो अपने पैसे गुमाए हुए वापस ले आए, जो कि बहुत मुश्किल है। ऑप्शन बायर था, वो कह रहा था 5-5, 10-10 लाख करके मैं डालता गया और करता गया। मैंने अपनी कई वीडियो में बोला है ना कि ऑप्शन बाइंग में ना एक गैम्बलिंग टेंडेंसी आ जाती है और आजकल डेली की एक्सपायरी है तो लोग ज्यादातर हीरो जीरो करने की ही कोशिश करते हैं, मेरा ऐसा मानना है। ऐसा कहना कतई नहीं है कि सारे ऑप्शन बायर लॉस में ही होते हैं, कुछ फायदे में भी होते होंगे। और मैं पीछे भी कई वीडियो में कह चुका हूं कि स्टॉक्स के ऑप्शन इंडेक्स के ऑप्शन से फिर बेहतर होते हैं। तो वो भाई साहब कहीं अपना जॉब वगैरह करते थे, 15-20 लाख की उनकी नौकरी थी। तो मैंने उन्हें बोला कि भाई साहब आप जाओ, 5 लाख से आप क्या ही कमा लोगे, आप इससे अच्छा एक काम करो, अपनी जॉब करो, 20 लाख साल की नौकरी है, 5 साल पैसे जोड़ो और पैसे कमा कमा के अपना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते रहो या अच्छे स्टॉक्स जो आपको समझ आते हैं इंडेक्स के, उसमें अपना इन्वेस्ट करते रहो। तो उन्होंने मेरी बात मानी, कहते हैं कि मैं चालू करता हूँ। और वो मुझे बोला था कि 15 दिन से 1 महीने के अंदर मैं अपना ज्वाइन कर लूँगा। तो अभी मेरे को पता नहीं है उन्होंने ज्वाइनिंग करी या नहीं, लेकिन मुझे ये अच्छा लगा कि कम से कम किसी को एक सद्बुद्धि तो दी मैंने। दूसरा, एक बंदे का जो फ़ोन आया था, वो बंदा भी आईटी में था और वो भी काफ़ी नुकसान में था और अपनी नौकरी छोड़ के इसी में लगा हुआ था। और मतलब जितने लोग मिले ना वो ऑप्शन बाइंग में ही कहीं ना नुकसान में थे। और एक बंदे का फोन आया कि मैंने जब अपना ये एक वर्कशॉप रखी थी ना, मैंने बोला था कि मिनिमम कैपिटल कम से कम 20 लाख होनी चाहिए तो आप मेरे पास आइए सीखने के लिए, क्योंकि उससे कम कैपिटल में ना जो स्ट्रेटजीज मैं करता हूँ ना, जो मैं सिखाऊंगा, तो वो उसमें उतना हो नहीं पाएगी, काम नहीं कर पाएगी। क्योंकि क्या होता है ना, जब हमारे पास 20 लाख रुपए होंगे ना तो उसमें काफी पैसे खाली रखने पड़ते हैं ऑप्शंस की मैनेजमेंट के लिए। मेजर जो मैं ऑप्शंस में करता हूँ ना, मैं इंट्राडे में थोड़े बहुत स्ट्रैडल बेचता हूँ हेज के साथ। उसके अलावा मैं पोजिशनल ऑप्शंस के स्ट्रैडल बेचता हूँ इंडेक्स के, और फिर उनकी मैनेजमेंट कई तरीके से की जाती है। तो उसमें पोजीशन साइज वगैरह भी होता है, तो उसमें ना एक अच्छा कैपिटल चाहिए होता है। लेकिन एक अच्छे कैपिटल के बाद भी इस मार्केट में ये सोच समझ के आना चाहिए कि ये प्रोबेबिलिटी का बाजार है, संभावनाओं का बाजार है, यहां पे नुकसान कभी भी हो सकता है। तो अगर हमें पहले पता हो कि हमारा कितना नुकसान हो सकता है तो आदमी उस हिसाब से फिर संभल के पोजीशन बनाता है। तो इतने सारे फोन आने के बाद ना मैं अपनी बातों में हमेशा बताना चाहता हूं कि ऑप्शन बाइंग छोड़ दो, छोड़ दो। अगर मतलब मेरा ये कहना है कि पहले भी मैंने बताया है कि अगर 1 लाख रुपए है ना तो ट्रेडिंग अकाउंट में उसका 10% रख के ही ट्रेड करनी चाहिए, बाकी 90,000 अब अपने बैंक में रखिए। क्योंकि जब खाते में पैसे ज्यादा पड़े होते हैं ना, वो खत्म करने की एक टेंडेंसी डेवलप हो जाती है, तो नहीं करना चाहिए ऐसा। उसके बाद जो मेरे पास लोग आए थे वो काफी अच्छे लोग थे जो आए मेरे पास। और उसमें से एक बंदे की बात करूंगा मैं। उस बंदे ने बैंक निफ्टी में 3,000 पॉइंट की चाल खाई है फ्यूचर में, और अभी भी मेरे आने के बाद वो बैठा ही हुआ था।
और उसके बाद उसके पास 2-3 स्टॉक्स भी थे जो उसने लॉन्ग करके रखे थे। जैसे मैं अपनी डेली मार्केट आउटलुक बनाता हूँ ना, तो मेरा ये मतलब एक मैसेज होता है कि एक तरह से सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, और मैं चूंकि लॉन्ग ओनली ट्रेडर हूं तो मुझे फिर ऐसा लगा कि जो लोग मेरे पास हैं कहीं ना कहीं उनकी टेंडेंसी भी लॉन्ग ओनली की ही थी। हाँ, हालांकि मैं ऑप्शन सेलर भी हूं, तो कुछ ऑप्शन सेलर्स भी आए थे। तो वो जो बंदा था, मतलब 3000 पॉइंट्स लेके फ्यूचर में बैठना ना, इसके लिए बिना बंदे को सैल्यूट है कि बंदा लंबा बैठा रहा। तो बंदे का कोई बिजनेस था, वो एमपी से आया था और वो बिजनेस छोड़ के इस टाइम फुल टाइम ट्रेडर बना हुआ था। और वो बंदा बसंत महेश्वरी जी से भी मिल के आया था, अपना 1 घंटा का जो उनका सिस्टम होता है ना मिलने का, बीएम मीट्स जो, तो वो उनसे भी मिल के आया था। और फिर मेरे पास आया, तो मेरी तो 3 दिन की वर्कशॉप थी। 2 दिन हमने ऑफलाइन ही वर्कशॉप थी, मेरे ऑफिस में ही थी। 2 दिन मैंने जो सिखाना था अपना सिखाया। उसके बाद अगले दिन सोमवार को जो भी हमने सीखा, बैठ के हमने आपस में उसका डिस्कशन करा कि कैसे कैसे क्या क्या चलते बाजार में इसको कैसे देखना चाहिए। सारी स्ट्रेटजीज मेरी जो होती हैं वो ऐसी ही होती हैं। वो जो बंदे की अभी मैं बात कर रहा हूँ, मैं नाम तो बता नहीं सकता ना किसी का। अब पता नहीं कि वो जो बंदा है वो अपने घर में बताया है, उसने नहीं बताया, या किस तरह किसी का क्या चल रहा है, तो नाम मैं नहीं बता सकता। और वो बंदे की उम्र लगभग 42 साल थी। मेरे पास आने के बाद वो ऑप्शंस सीख के बहुत खुश हुआ और कहता है कि मैं इसमें पहले पेपर ट्रेड करके थोड़ी सी कोशिश करूंगा ऑप्शन सेलिंग में, अपना कैसे हिसाब किताब बनाया जा सकता है। और एक बंदे आए थे, वो गवर्नमेंट जॉब में थे और काफी ऊंची पोस्ट में थे। अब अपना राजस्थान में कहीं से आए थे, वो भी स्टॉक ट्रेडर है। भाई साहब, इनकी तारीफ, इन्होंने निफ्टी 2000 पॉइंट नीचे से फ्यूचर पकड़े हुए यहां तक खींच के लेके आए। उन्हें कन्विक्शन लोगों का देखो कितना है आज की डेट में। मतलब अमूमन जो आदमी होता है वो लॉन्ग ओनली ट्रेडर ही होता है। और बंदा अगर किसी को 100 पॉइंट भी मिल जाए ना निफ्टी में, मैं देखता हूं कि बंदे मतलब खुशी से इंट्राडे में उसे बुक कर लेते हैं। 1-2 महीने से पोजीशन को पकड़ के बैठे हुए हैं, और M2M लग भी रहा हो सकता है, M2M भी भर रहे होंगे, और उसके बाद आज तक यहाँ आके बैठे हुए हैं। तो जैसे वो फ्यूचर में कोई बंदा बैठा हुआ है, तो उसके बाद मुझे जितना ज्ञान है ऑप्शंस का, मैंने अपने ज्ञान के हिसाब से ऑप्शन का उसमें कुछ तड़का लगाया। कहने का मतलब, मैंने कहा कि भाई रिस्क मैनेज करके ही चलना चाहिए। सारी बातें सही हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कहीं ना एक पुट बाई कर लेनी चाहिए। तो मेरे जो सिखाने के तरीके हैं उनमें कई तरह के तरीके आ जाते हैं कि जैसे पुट बाई करके कॉल बेच दी, या फिर फ्यूचर लॉन्ग है तो वहां पे कॉल पुट दोनों बेच के स्ट्रैडल बना के एक फ्लाई खड़ी कर दी। तो ये सब मैंने ऑप्शंस में अपने हिसाब से उन्हें समझा। उन्होंने अभी तक बुक नहीं करा है। भाई साहब के पास IRCTC था, और IRCTC कल 13% चला था। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं, आज शाम को डालूंगा, तो अभी भी IRCTC 3-4 पॉइंट तेज है। भाई साहब बुक करके नहीं राजी हैं। उसके बाद मैंने ये बताया कि जो मैंने सीखा है, जो मुझे पता है कि चार्ट के ऊपर किस तरह से अपना सपोर्ट देख के लॉन्ग किया जाता है, और कैसे पिरामिडिंग की जाती है, और कैसे राइड करना है। मैं जो ट्रेड करता हूं ना भाई साहब, जैसे बसंत महेश्वरी को सुनता हूं, वो हमेशा कहते हैं कि FNO नहीं करना चाहिए, बहुत रिस्की है। मैं इस बात को एग्री करता हूं। एक्चुअली FNO नहीं करना चाहिए, बहुत रिस्की है, अनलेस आपको आता ना हो। एक बार स्टॉक अगर अच्छे भाव में पकड़ा गया है ना, तो ऐसे तरीके होते हैं कि उसकी पिरामिडिंग करके बंदा काफी लंबा बैठ सकता है। अगर पैसे कम है और FNO से एक बार पैसे बन जाए, तो हमेशा ना प्रॉफिट को भी खाते से बाहर करते रहना चाहिए, और उसको म्यूचुअल फंड में या फिर इंडेक्स फंड में या किसी PMS के थ्रू, या बसंत महेश्वरी जी को ही दे इन्वेस्ट करने के लिए, कहीं पे भी बंदा कर सकता। मुझे ये बड़ा ताज्जुब हुआ कि उनके पास गया हुआ बंदा, मतलब पहुंची हुई चीज होगा तभी तो उनके पास गया है, दिमाग तो उसके पास बहुत होगा। वो मेरे पास सीखने के लिए आया था, लेकिन चूंकि वहां जाने का मकसद लोगों का कैश में जानना होता है, फंडामेंटल जानना होता है, मेरे पास आने का मकसद तो FNO जानना है। और एक बंदा आया था बिहार से, तो मेरे को पता है अच्छा क्या लगा। मेरे पास एक तो जिनके फोन आए थे ना, 2 बंदों का तो मैं कंफर्म हूँ अपनी नौकरी पे वापस चले गए, और इधर जो मेरे पास एक बंदा और आया था ना, तो वो बिहार से आया था, यंग एज का लड़का है, और उसकी अपनी फैक्ट्री थी वहां पे किसी चीज की, और फैक्ट्री में वो पार्टनरशिप थी उसकी चाचा के साथ। तो पार्टनरशिप में पहले फैक्ट्री इतने मुनाफे में नहीं थी। बाद में कहता है कि मेरे पापा ने मेरे को बोला वहां जाके बैठने के लिए, तो मैं फैक्ट्री में बैठा और मैंने फैक्ट्री में अच्छी कमाई कर दी। मैंने कहा भाई कितनी कमाई कर दी? ₹1,00,000 में फैक्ट्री तेरा छोड़ देती थी?
कहता नहीं सर ज़्यादा। मैं कहा 2 लाख छोड़ देती थी? कहता नहीं सर और ज़्यादा। मैं 3 लाख? कहता सर 4 लाख रुपया महीना में कमा लेता था फैक्ट्री से। मैंने कहा छोड़ दी तूने? कहता छोड़ दी। मैं कहा तू पागल हो गया? मैं कहा तेरे पास कितने पैसे हैं अभी? कहता सर मैं 20 लाख लेके आ सकता हूँ। मैं कहा 20 लाख से तू 4 लाख रुपए शेयर बाजार में कभी नहीं कमा सकता है। कई चीजें ऐसी होती हैं ना, जो अपने काम होते हैं, जो अपनी फैक्ट्री होती है, अपनी दुकानदारी होती है ना, उसमें लोगों का सिस्टम बना होता है। माल उधारी में आ गया, फिर उसको बना के कैश में बेच दिया। अब उसकी फैक्ट्री का क्या सिस्टम था मुझे नहीं पता है। मैंने उसे बहुत अच्छे से समझाया। मैंने कहा मेरे पास तू आ गया। वो अच्छा, जितने भी लोग आए थे वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कोर्स करके आए ही हुए थे। जैसे एक बसंत महेश्वरी से मिलके आया हुआ एक बंदा, तो भाई साहब ऐसा आया हुआ था, उसने किसी अंग्रेज को 2.5 से 3 लाख रुपए देके वहां से अपनी ऑनलाइन क्लासेस करी थी। और मतलब सबको नॉलेज अच्छी थी, कहीं ना कहीं से सीख के आए थे। फिर भी या तो मेरे अपने जो मैं डेली का वो मार्केट आउटलुक देता हूँ उसको देख के, या कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता हो कि हमारी स्टाइल इस बंदे से मिलती जुलती है, या कहीं ना कहीं सीखने की इच्छा, वो उन्हें मेरे पास लेके आई थी। तो उस लड़के को मैंने समझाया कि भाई एक काम करो। कह रहा था कि पापा पैसे देंगे भी नहीं करने के लिए। मैंने कहा भाई पहली चीज तो ये है कि ये संभावनाओं का बाजार है, इसमें कुछ भी गारंटीड नहीं है। लेकिन हाँ, वो बंदा म्यूचुअल फंड में, वो जो जिस लड़के की मैं बात कर रहा हूँ, वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता था हर महीने, और म्यूचुअल फंड उसके काफी फायदे में ही थे। तो फिर मैंने समझाया, उसके पापा से बात करी, तो बात कर करा के उसका मैंने ब्रेन वॉश करा। मतलब यंग सा लड़का है, 26-27 का। मैंने कहा यार जा फैक्ट्री में काम कर भाई। तू जब कहता है जब मैं फैक्ट्री में घुसा था उसमें लाख रुपए कमाती थी, मैं खींच के अपनी फैक्ट्री को 4 लाख की मंथली इनकम में ले गया। मैंने कहा भाई इस 4 लाख को तू 8 लाख और मेहनत कर, 8 लाख लेके जा, 10 लाख लेके जा, उसी को बड़ा करना। यहाँ मतलब मैं तो एक बात सच्ची बात बताऊं, बुरा नहीं मानना मेरी बात का, हालांकि मैं इस प्रोफेशन में होते हुए, फुल टाइम ट्रेडर होते हुए, मैं दिल से आपको बताना चाहता हूं, अगर इस प्रोफेशन से बाहर रह के कोई काम है ना, तो लाइफ ज्यादा आसान है। क्योंकि इस प्रोफेशन के बाहर के मैंने काम करके देखे हुए हैं, लाइफ आसान होती है, चीजें आसान होती है, सिस्टम अलग होते हैं। यहाँ के सारे सिस्टम उल्टे हैं। यहाँ मतलब प्रॉपर माइंडसेट, साइकोलॉजी, मतलब आप ये मान के चलो ना, आपकी खुद से एक जद्दोजहद और डेली की जद्दोजहद रहती है। यहाँ पे क्या होता है ना कि बाहर मान लो मैं पहले कभी काम करता भी था ना, मैंने साल का मान लो 50 लाख रुपया कमा लिया ना, वो मेरा कमाया हुआ, मैंने जाके एक फ्लैट खरीद लिया, मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया, मेरी कमाई अंदर हो गई। यहाँ पे आंखों सामने 50 लाख रुपया कमाया हुआ ना, मिनटों में निकल जाता है, दिनों में निकल जाता है। तो इस मार्केट में काम करना एक्चुअली बहुत मुश्किल है। और जो जैसे अब एक बात मैंने पहले भी बताई है, अब मैं इसी काम से जुड़ा हुआ हूं, तो मेरे पास और कोई रास्ता तो है नहीं, तो मैं इसी काम में अंदर तक घुस जाऊंगा। तो परमात्मा को रोजी रोटी तो मुझे देनी ही पड़ेगी ना। जिस परमात्मा ने हमें पैदा किया है वो हमें खाना तो देगा ही ना। और किसी भी काम को अगर आप दिल से करते हो ना, तो भोलेनाथ साथ देने आता ही है। और अगर सारे लोग सिर्फ यही कहते हैं कि एफएनओ में कमाना नामुमकिन है, तो मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो कमाते हैं, लेकिन इस बात को भी जानता हूं उनकी तादाद बहुत कम है। तादाद कम तो सेबी खुद ही कहती है कि 90% लोग एफएनओ में नुकसान करते हैं और 10% लोग कमाते हैं। तो जो 7-8% है वो किसी तरह ब्रेक इवन में ही निकल जाते हैं। लास्ट के बचे हुए 2-2.5% कमाते हैं। तो आप ये देख के चलिए कि कितना मुश्किल है इस चीज से पैसा बनाना। एक बंदे आए थे, वो दिल्ली के ही थे, और पिछले 5-7 सालों से वो ऑप्शन सेलिंग इंट्राडे में कर रहे थे। और आजकल जो डेली की एक्सपायरी आई है ना, तो डेली की एक्सपायरी में ना वो स्पाइक्स बहुत आ जाती हैं। तो उन स्पाइक्स की वजह से मतलब आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। भाई साहब आप मान के चलिए, इंट्राडे ट्रेडिंग, डेली की एक्सपायरी क्या करते हैं ना आजकल ऑप्शन सेलर, इधर अपना ऐसे समझाता हूँ, ये ऊपर कॉल बेच दी, नीचे पुट बेच दी, एक दायरा बना लिया। जैसे मैं मार्केट आउटलुक बनाता हूँ ना, तो मैं जो आप लोगों को बनाता हूँ, मैं एक अपना व्यू लेके, एक सेंटिमेंट लेके, एक सिस्टम देख के, मैनेजमेंट के साथ, हेजेस के साथ काम करता हूँ। वो जो भाई साहब आए थे ना, वो यहाँ नीचे पुट बेच दी, यहाँ ऊपर कॉल बेच दी। मान लो बैंक निफ्टी खुली कहीं पे भी 200 300 दूर कॉल पुट बेच दी। फिर उसको वो एक डेल्टा न्यूट्रल बोल के स्ट्रेटजी होती है, डेल्टा न्यूट्रल करते रहेंगे। तो डेल्टा न्यूट्रल कहने का मतलब ये होता है
कि जिस भाव की कॉल बेची उस भाव की पुट बेची, मोटा मोटी मैं वैसे समझाना चाहूं तो। और वो दोनों भाव को बराबर करते रहेंगे। वो मतलब इतना रिस्की काम है ना, मार्केट अगर ट्रेंडिंग हो जाए ना, सारे सारे पैसे उड़ा के ले जाएगी। कोई हेजेस तो कहीं पे है ही नहीं। पीछे बताते हैं 1987-88 की बात है, शायद हम आपस में बैठे हुए थे, बात भी कर रहे थे, तो एक दो वेटरन ट्रेडर्स की मैं बात कर रहा था। एक तो मेरे डॉक्टर साहब हैं, तो उनका नाम भी नहीं लूंगा मैं, हालांकि वो भी आए थे, उन्होंने भी एक छोटा सा सेशन लिया था। एक और जो इंट्राडे ट्रेडर है, जो पीछे एक डेली एक्सपायरी वीडियो में मैंने बोला था, वो डेली के 10-20 पैसे कमाता है, लेकिन वो सब रम चुके हैं इसमें। तो वो भाई साहब वैसे करते थे और परेशान से कि यार अब कैसे होगा, कुछ ना कुछ तो वो ढूंढने को ही आए ना। तो मेरा ये कहना है ना कि इस समय क्यों नहीं लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं, चाहे एफएनओ के थ्रू ही जाएं। अगर मान लेता हूं मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, मैं एक्सपोजर नहीं भी लेता हूं, एक लॉट फ्यूचर का बाई कर लेता हूं, बाकी मेरे पास जो पैसे बच जाते हैं उससे अगर बंदा कुछ कवर कॉल या कुछ स्ट्रैडल रिस्क डिफाइंड स्ट्रेटजी करके, मतलब सीख के ट्राई कर सकता है, वो उसे करनी चाहिए जो परमानेंट इस लाइन में है। तो ऐसे भी बंदे आए थे कि जिन्होंने ऑप्शन की नॉलेज नहीं थी, मैंने बल्कि साफ साफ बोला था कि आपको ऑप्शन की बेसिक नॉलेज जरूर होनी ही चाहिए। तो मेरे पास ऐसे भी बंदे आए जिनको ऑप्शन की बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। तो फिर मैंने बोला कि भाई अमेजोन में जाओ, NISM-8 का एक मैंने वो वीडियो भी बनाया, वो एक वीडियो बनाया जहां मैंने बोला है कि NIS-8 का ना एक सर्टिफिकेट आप जरूर ले लो, उससे ये हो जाएगा कि आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। तो भाई साहब मैंने कहा अमेजोन में जाके सर्च करोगे ना NISM-8 बुक, वहां पे मिल जाएगी, 150 रुपए की किताब आएगी। गूगल में जाके सर्च करोगे ना NISM-8 की बुक, वो वहां से मिल जाएगी। वैसे भी आप लोगों को बता रहा हूं कि वो किताब ना जरूर पढ़िए, और उस किताब को पढ़ के आपके बेसिक्स ना क्लियर हो जाएंगे। और मेरा ये वीडियो बनाने का ये मकसद नहीं है कि मैं आप लोगों को बोलूं आइए मेरा कोर्स करिए। मेरा क्या है, मेरी ट्रेडिंग अच्छी चल रही है, लेकिन मैं फुल टाइम ट्रेडर हूं। तो मैंने इंट्राडे, मेरी रिस्क बेस्ड स्ट्रेटजी होती है, मैं अपना दाना डाल के छोड़ देता हूं परमात्मा के ऊपर। जहां एग्रेसिव मैनेजमेंट की जरूरत होती है वही करता हूं, नहीं तो अपने व्यू के ऊपर मैं बना ही रहता हूं। और जय माता दी, उससे पैसे बनते ही हैं। तो मैंने अब अपने आप को थोड़ा सा हल्का कर लिया, इंट्राडे से थोड़ा सा फ्री कर लिया है। इससे मेरी सेहत में भी बहुत सुधार हुआ है और मेरी सोच में भी बहुत सुधार हुआ है। लेकिन चूंकि मेरे पास और कोई काम नहीं है, तो इससे जुड़े हुए जितने फील्ड है मैं उसको एक्सप्लोर करना चाहूंगा। और इस बहाने क्या हुआ कि मेरे को 4, 6, 8 अच्छे दोस्त मिल गए। जो लोग आए, आज हमारी अच्छी दोस्ती है, हम आपस में अब हमारी बातें भी होती हैं। तो लोनलीनेस तो है ही इस व्यापार में, तो ठीक है, नए लोगों को जानूंगा, नए लोगों को पहचानूंगा। नई वर्कशॉप मैं जनवरी में करूंगा, और काफी लोगों के मेरे पास मेल्स और अपना आए हुए हैं कि हम ज्वाइन करना चाहते हैं। तो इस मेरे ऑफिस में मैं 10 बंदों से ज्यादा तो कर ही नहीं सकता, लेकिन इस बार मैं अपने ऑफिस में वर्कशॉप नहीं करूंगा। मैं सोच रहा हूँ कि कहीं किसी अपना होटल में अपना कॉन्फ्रेंस रूम लेके करूं, क्योंकि वो यहाँ पे थोड़ी सी कंजेशन दिक्कत हो गई थी इस बार। हालांकि बंदे बहुत ज्यादा नहीं आए थे, वही आए थे जिन्हें सीखने की ज्यादा इच्छा थी। और बस यही कहना चाहूंगा कि सीखने की जो बात होती है ना, एक तो आदमी होता है खुद अपने हाथ जला के सीखे, लेकिन अगर किसी और के एक्सपीरियंस से, और वो अच्छा ट्रेडर है और वो कहता है कि मैं प्रॉफिटेबल हूं, और आपको देख के ऐसा लगता है कि हो सकता है ये प्रॉफिटेबल हो, उसकी बातों से या उसकी स्टाइल से, तो मेरा कहना है कि किसी के एक्सपीरियंस से सीखने में ना कोई बुराई नहीं होती है। मैं आपको ये नहीं कह रहा मेरे से सीखने आइए, आपको एक दिल की बात बता देता हूं। जिस बंदे के पास पैसे नहीं और वो अफोर्ड नहीं कर सकता है ना, वो बिना सीखे भी बहुत अच्छा कर सकता है। उसके लिए एक यूनिवर्सिटी आती है, यूट्यूब की यूनिवर्सिटी। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, उसमें कई बेकार के वीडियो भी देखने पड़ेंगे, कोई अच्छे वीडियोस भी देखने पड़ेंगे। और एक चैनल मैं आपको बता देता हूं, टेस्टी ट्रेड करके यूट्यूब चैनल आता है। मैं अपने टाइम पे बहुत ये चैनल देखता था, तो वहां से ऑप्शन सेलिंग मैंने काफी अच्छी सीखी थी। इसके अलावा मैंने तो जितने भी मार्केट में ट्रेनर है, मैंने तो सभी का कोर्स करा हुआ है। आप लोगों को अगर मेरे बारे में पता ही है, तो एंड में जाके बंदा अपनी स्ट्रेटजी खुद डेवलप करता है। तो अगर किसी वजह से किसी के पास पैसे नहीं है ना, और वो मेहनती है, तो YouTube से NISM-8 की पूरी किताब एकदम घोट के पी जाओ। और फंडामेंटल सीखना है तो रिसर्च एनालिस्ट का PDF वो भी अमेजोन में मिल जाएगा कहीं पे, वो भी घोट के पी जाओ, तो सारा कुछ बंदे को आ जाता है, और YouTube में सारा कुछ मौजूद है। लेकिन
मेरे साथ क्या था, मेरे पास पैसे थे भाई, ठीक है, तो मैं इस जर्नी को छोटी करना चाहता था, या मैं कह सकता था मैं कि बहुत आलसी हूँ, या मैं इतना टेक्निकल नहीं था कि मैं सारी चीजें एक साथ ढूंढ सकूं। आज की यंग जनरेशन तो बहुत टेक्निकल है, उनको तो सारा कुछ आता ही है। तो फिर मैंने इसलिए एक शॉर्टकट अपनाया कि जिन लोगों ने इस बाजार में अपना टाइम दिया हुआ है उनसे जाके सीख लें तो शायद मेरी जर्नी छोटी हो जाए। हालांकि जर्नी छोटी नहीं हुई थी, सीखने के बाद भी वही इंसान की फितरत, जब तक इंसान अपने हाथ नहीं जलाता है तब तक नहीं मानता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो किसी की बातों को, बताई हुई बातों को मान जाते हैं, लेकिन कुछ नई चीजें कहीं ना कहीं जाके पता चलती ही हैं। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि अगर कोई पार्ट टाइम ट्रेडर है और अच्छी नौकरी है या अच्छा व्यापार है ना, तो इन्वेस्टमेंट की तरफ ज़्यादा ध्यान देना। तो रिटर्न इस समय का जो माहौल है ना, इस समय इन्वेस्टमेंट में स्टॉक्स आप देखिए ना, IRCTC 15% की चाल दे रहे हैं, सारे स्टॉक्स 15% की चाल दे रहे थे, 20 ये सारे विद इन नो टाइम। मैं सच्ची बता रहा हूँ कि बहुत तेजी होने वाली है हिंदुस्तान के बाजार में। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो सीधी होगी, बीच में नीचे भी आएगी, ऊपर भी जाएगी, नीचे भी आएगी, ऊपर भी जाएगी, वैसे करते कराते कैश में भी कोई इन्वेस्ट करता है ना, उसमें भी वो काम कर सकता है। और ठीक है, वही मैं एक शेयर करना चाहता था अपना एक्सपीरियंस, किस तरह के फ़ोन मेरे पास आते हैं। तो एक मैसेज और देना चाहता हूँ कि कई लोग जो फ़ोन करते हैं कि भाई हमने इसी में करना है, उसी में करना है, मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, अगर आपके पास ऑप्शन है ना और साल के 10 लाख की भी कमाई है ना, तो फिलहाल वहां जाके कमाइए 5 साल, और वो जो कमाइए उसको इन्वेस्ट कर दीजिए, और 5 साल के बाद है ना, सही में आप लोग कहीं और पहुंचे होंगे, और आप लोगों को कंपाउंडिंग का जो मजा आएगा ना, आप सोच भी नहीं सकते हैं। और ये जो FNO होता है ना, FNO में एक्चुअली बहुत मुश्किल है कमाना। और जो हम आपस में सारे बैठे हुए थे जब मैं वर्कशॉप ले रहा था, मेरे वेटरन फ्रेंड्स भी आए हुए थे, ट्रेडर हैं जो, तो आपस में हम यही बात कर रहे थे कि इसमें FNO की ट्रेडिंग में आपको कुछ बोनस भी साथ में मिलता है। वो होता है शुगर, वो होता है BP, वो होती है हाइपरटेंशन, वो होता है मोटापा, कई ऐसी चीजें आपको इसके साथ में बोनस में मिलती ही है। और लोनलीनेस, इस प्रोफेशन की सबसे बड़ी बात है, लोनलीनेस आ जाएगी। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं, इस प्रोफेशन का लोग, अगर आपके लोग अनसोशल भी हो जाते हैं, क्योंकि उनका किसी से और बात करने का दिल ही नहीं करता है। FNO ट्रेडर, डेली इंट्राडे ट्रेडर, उनकी बात कर रहा हूं, वो सिर्फ अपने से जुड़े लोग, जैसे जो सिर्फ शेयर मार्केट में, मैं अपनी बात भी कर रहा हूं, मैं सच्ची बता रहा हूं, अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में जितना सोशल में पहले था, अब मैं नहीं हूं। मेरा मन करता है एक ट्रेडर से बात करने का, जिसके साथ मैं अपना अप्स एंड डाउन से शेयर कर सकूं। तो हालांकि मैंने उनसे भी पूछा, मैं क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा है क्या, कि मैं थोड़ा सा लगता है कि सोशल कम सा हो गया हूं, और दिल करता है कि सिर्फ अपने ट्रेडर कम्युनिटी से ही बात करूं, उन्हीं से करूं। हमारी बात कोई समझता भी नहीं है यार, हम ट्रेडर्स की बात ना एक ट्रेडर ही समझ सकता है। तो मैं जब कोर्स अनाउंस करूंगा तो अपना यूट्यूब में डाल दूंगा, और आप लोग को जो एक यूट्यूब चैनल मैंने बताया है वो करिए, NISM 8 की बुक को घोट के पी जाइए। तो और एक चीज मेरा और भी मानना है कि कम लोग कमाते हैं लेकिन कम लोग भी होते हैं, और एक जो ढीठ इंसान होता है ना, उसको परमात्मा पैसे देता ही देता है। तो पैसे बनते हैं FNO से, कम लोगों के बनते हैं, बहुत कम तादाद है। उस कम तादाद में आने के लिए ना, फिर तो वही जीना मरना सारा कुछ यही है, वही करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात क्या है ना इस लाइन की, लॉन्ग ओनली वालों की बात बता रहा हूं, कि कोई भी अच्छा स्टॉक हो ना, देर सवेर उसका भाव आ जाता है। अगर पोजीशन साइज सही होता है ना, वो बंदा कभी नहीं मर सकता। आदमी इसमें मरता है अपनी जुए की प्रवृत्ति की वजह से, और एक रातों रात करोड़पति मतलब जो भी इस लाइन में आता है ना, वो ये सोच के आता है कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा। बन जाओगे करोड़पति यार, मैं नहीं कहता नहीं बनोगे, उससे चाहे इन्वेस्टमेंट जाओ ना, इसमें जुए, गैम्बलिंग, वो टेंडेंसी आ जाती है, फिर लोग गाली गुली देके शेयर बाजार मैक्सिमम लोग छोड़ भी देते हैं। जो आज तक टिके हुए, आप ये नहीं सोचिए कि जो इधर उधर कोर्सेस कर रहे हैं वो सेट हो गए हैं। सारा कुछ करने कराने के बाद भी मेरे पास इतना एक्सपीरियंस बंदा है, जो एक 8-10 साल का एक्सपीरियंस, उसके बाद भी वो अभी कोर्सेज ढूंढ ही रहा है, और वो छोड़ने के कगार पे पहुंच गया है। और मैंने उस बंदे को क्या राय दी, मैंने कहा भाई साहब आप इंट्राडे छोड़ दो, और जो पैसे हैं
उसको जाके एफडी में लगा दो, और फिर भी कीड़ा है इंट्राडे करने का तो 10% कैपिटल से थोड़ा थोड़ा सा करके अपना मनोरंजन कर लो, क्योंकि एफडी में पैसे रहेंगे भाई साहब, फिर सेफ रहेंगे। यहां पे आप जिस हिसाब से 10 साल में 10 साल के बाद भी आप मेरे पास आ रहे हो तो मैं मान के चलता हूं आप प्रॉफिटेबल नहीं हो। एक प्रॉफिटेबल बंदा मेरे पास क्यों आएगा, उसकी अपनी स्कीम पास है भाई। अगर कहीं ना कहीं या तो कुछ आप नया सीखने आ रहे हो, लेकिन 10 साल में कुछ मेरे ख्याल से वो कैसे भी था, मैसेज मेरा आप लोग समझ रहे हो ना। अपने कैपिटल को हमेशा बचा के रखना चाहिए, क्योंकि अगर कैपिटल ही नहीं रहेगा ना तो कोई काम हो नहीं पाएगा। चलिए सभा समाप्त करते हैं। नमस्कार।